नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज। तो सबसे पहले तो दीपावली का जो पवित्र त्यौहार आ रहा है उसकी आप सबको और आपके परिवार को राजहंस ऑनलाइन क्लासेज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं उन्नति की कामनाएं। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण। क्या करने वाले हैं शुरू? जर्मनी का एकीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, यानी कि इटली में जिस प्रकार हमने पढ़ा कि इटली क्या था, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, और उसी प्रकार राजनीतिक जो विखंडन इटली का था वही कंडीशन किसकी थी? जर्मनी की भी थी। जो स्थिति यानी कि इटली की थी वही स्थिति किसकी थी? जर्मनी की थी। तो पिछले में हमने पढ़ा कि जर्मनी में एकीकरण जो है किस प्रकार हुआ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रियाएं हैं वो कब से शुरू हो जाती है? 1848 से। कब से शुरू होती है? 1848 से। यानी कि 1848 में का जो एक जर्मन महासंघ था, आपको पता होगा जर्मन महासंघ नेपोलियन ने बनाया था। जर्मनी के कितने राज्यों को मिलाकर? 39 राज्यों को मिलाकर। जर्मन महासंघ किसने बनाया था? नेपोलियन ने। जर्मनी के कितने राज्य थे? 39 राज्यों को मिलाकर एक क्या बनाया था? जर्मन महासंघ बनाया था। अब जर्मन महासंघ नेपोलियन ने बनाया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसे जो रूढ़िवादी थे, कौन? रूढ़िवादियों ने भी इसको क्या रखा? बरकरार रखा। क्या रखा? यानी कि जर्मन जो महासंघ था इसको रूढ़िवादियों ने हटाया नहीं, बरकरार रखा। बाकी 1815 के बाद आपको पता है कि वियना जो सम्मेलन हुआ था, वियना की जो संधि हुई थी, कौन सी? वियना संधि। उस संधि में नेपोलियन की क्या हो गई थी? नेपोलियन का अंत हो गया था, और नेपोलियन जी के अंत होने के बाद रूढ़िवादियों ने 1815 की वियना संधि में क्या किया था? वे सभी बदलाव जो किसने लागू किए थे? नेपोलियन ने। किसने लागू किए थे? नेपोलियन ने। उन सबको क्या कर दिया? हटा दिया, और वापस किसको लगा दिया था? बुर्बो राजवंश को स्थापित कर दिया था। किसको स्थापित किया गया था? बुर्बो राजवंश जो था उसको सत्ता में बहाल किया गया था, और यानी नेपोलियन के जो भी बदलाव थे उन सब बदलावों को क्या कर दिया? हटा दिया। अब देखो वापस टॉपिक पर, जो जर्मन महासंघ बनाया था किसने? नेपोलियन ने। अब वही जर्मन महासंघ क्या करता है कि वही जर्मन महासंघ एक निर्वाचित संसद का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? एक निर्वाचित जो संसद है उसका निर्माण करता है। और ये निर्माण कौन करेगा? आपको पता है, मध्यम वर्गीय। कौन कर रहे थे? मध्यम वर्गीय लोग। यानी कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनमें आज भी क्या था कि एक राष्ट्रवाद की भावना व्याप्त थी। बाकी जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादियों ने क्या किया था? रूढ़िवादियों का उद्देश्य क्या था प्रमुख? कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को साथ में लेकर, इन भावनाओं का फायदा उठाकर वो पूरे यूरोप पर अपना प्रभुत्व क्या करना चाहते थे? स्थापित करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये उनकी चाल क्या नहीं हो पाई? सफल नहीं हो पाई। और 1848 में क्या हो गया था? जर्मन महासंघ में एक निर्वाचित संसद का निर्माण कर लिया गया। देखो, ये जो संसद का निर्माण किया, इसे क्या किया? उदारवादियों की ये जो पहल थी, इसे जो रूढ़िवादियों की फौज थी उस फौज ने क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन ये जो निर्वाचित संसद बनाने का और एक नए राष्ट्र निर्माण का जो प्रयास था, इसे क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। लेकिन इसके बाद जो, और इसे दबाने में जो फौज थी उसका पर्सा के जो बड़े भूस्वामी थे, कौन है? पर्सा के बड़े जो भूस्वामी थे, उन्होंने इसका क्या दिया था? समर्थन भी दिया था। लेकिन शीघ्र ही पर्सा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व, जो आंदोलन था उसका नेतृत्व
संभाल लिया। क्या कर लिया? उसका नेतृत्व है संभाल लिया। और इसका जनक कौन था? ओटो वन बिस्मार्क, यानी कि ऑस्ट्रिया से जो आपके नेतृत्व कर रहा था, इसका जनक कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। इसने क्या किया कि सेना की मदद लेकर 7 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? 7 वर्ष के दौरान प्रसा को 3 युद्धों में क्या दिलाई थी? विजय दिलाई थी। कितने युद्धों में? 3 युद्धों में। कितने युद्धों में विजय दिलवाई थी? 3 युद्धों में। युद्ध किन किन के साथ थे? ओटो वन जो बिस्मार्क है उसने 3 युद्धों में क्या दिलवाई थी? विजय दिलवाई। वो युद्ध किन किन के साथ थे? ऑस्ट्रिया, पहला युद्ध इटली के एकीकरण में मैंने आपको बताया था। ऑस्ट्रिया और प्रसा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस। ये युद्ध भी मैंने समझाया था। फ्रांस और प्रसा का जो युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांस की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। ओटो वन जो बिस्मार्क है उसने 3 युद्धों में क्या दिलवाई? सेना की मदद लेकर के 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रसा को विजय दिलवाई। और इसी के साथ क्या होती है? एकीकरण का नेतृत्व प्रसा ने संभाल लिया। और जनक कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। अब क्या होता है? देखो एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या कर ली इन्होंने? पूरी कर ली। लेकिन जनवरी कब? 1871 में। जनवरी 1871 में एकीकरण की शुरुआत कब होती है? 1848 में। और वर्साय में क्या हुआ? समारोह हुआ, वर्साय समारोह है। इसमें क्या किया गया कि जो प्रसा के सम्राट थे विलियम प्रथम, कौन? विलियम फर्स्ट, इसको क्या कर दिया? नवनिर्मित जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। नवनिर्मित जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया? ये जो आपका प्रसा का जो सम्राट था विलियम फर्स्ट, इसको क्या कर दिया? नवनिर्मित जर्मनी साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। 18 जनवरी 1871। बात कब की आती है वापस? 18 जनवरी 1871 को। सुबह जो थी बेहद ठंडा मौसम था। बात कब की कर रहा हूं? ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे गौर करना। 18 जनवरी 1871। बात कब की हो रही है? 18 जनवरी 1871। वही स्थान था, कौन सा? वर्साय। और वहीं पर ओटो वन जो बिस्मार्क सहित अन्य जो प्रसा के सेना नायक थे, प्रमुख मंत्री थे, वो सब भी आए हुए थे। और एक नवनिर्मित प्रसा के नेतृत्व में, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, यानी कि प्रसा के जो सम्राट थे काइजर विलियम प्रथम, प्रसा के सम्राट कौन थे? काइजर विलियम प्रथम, इनके नेतृत्व में यह समारोह हुआ और जर्मनी को एक नया साम्राज्य घोषित कर दिया। तो इसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण भी क्या हो गया? पूरा हो गया। एक बार दोबारा देख लो, शुरुआत कब होती है? 1848 में। कब होती है? 1848 में। 1848 में इसकी शुरुआत होती है। और 1800 शुरुआत कहाँ से होती है? जर्मन महासंघ से, जो किसके द्वारा बनाया गया था? नेपोलियन के द्वारा, जिसे रूढ़िवादियों द्वारा बरकरार रखा गया। और इसी की शुरुआत से क्या होता है कि ये शुरुआत होती है। एक बार तो इसे जो रूढ़िवादियों की ताकत थी, इस पहल को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। लेकिन शीघ्र ही प्रसा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण जो आंदोलन छिड़ गया था उसका नेतृत्व संभाल लिया। और इसका नेतृत्व प्रसा के द्वारा संभालने के बाद प्रसा में भी इसका जनक कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ने क्या किया कि ये जो आपके ओटो वन बिस्मार्क थे, इन्होंने 7 वर्षों के दौरान प्रसा को 3 युद्धों में क्या दिलवाई? विजय दिलवाई। 3 युद्धों में विजय तो दिलवाई। किस किस के साथ हुए थे ये युद्ध? पहला ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा डेनमार्क के साथ और तीसरा फ्रांस के साथ। तीनों युद्धों में विजय दिलाते हुए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या की? पूरी की। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में क्या कर दिया? जो विलियम प्रथम थे, प्रसा के सम्राट काइजर विलियम प्रथम, उनको क्या कर दिया? नवनिर्मित जर्मनी साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन 18 जनवरी 1871 को उस ठंड के मौसम में शीश महल में, वर्साय के शीश महल में क्या किया गया? एक समारोह का आयोजन दोबारा से किया गया। उस समारोह किसके नेतृत्व में किया जाना था? प्रसा के सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में। और उस समारोह में उन्होंने क्या किया कि जर्मनी
एक निर्मित जर्मन जो साम्राज्य था उसकी घोषणा कर दी और उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये था अपना जर्मनी का एकीकरण। आगे हम थोड़ा सा इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो इस पार्ट का रह रहा है। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। क्या रहेगा? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो देखो, पहले थोड़ा सा मैं आपको इन शब्दों के बारे में बता देता हूँ। जो ये आपके सामने शब्द पढ़े हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद तो आपने पढ़ा ही होगा, सीधा सरल भाषा में कहे तो अपने देश के प्रति प्रेम भाव ही क्या है? राष्ट्रवाद है। और साम्राज्यवाद किसी राजा या किसी शासक द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार करना। क्या करना? अपनी सीमाओं का विस्तार करना। ये क्या है? साम्राज्यवाद है। तो अब देखो, इनमें इस पाठ का और इन शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये हम ये जो टॉपिक उठाए इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अब देखो, बात कब की हो रही है? 19वीं सदी की। कब की हो रही है बात? 19वीं सदी की। यानी कि 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद था उसका रूप बदल चुका था। उसका रूप कैसे चुका था? यानी कि प्रथम सदी में, यानी कि जब से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, जैसा था वैसा राष्ट्रवाद 19वीं सदी में नहीं था। वैसा राष्ट्रवाद 19वीं सदी में क्यों नहीं था? क्योंकि जो राष्ट्रवाद था शुरू में उसके सिद्धांत अलग थे, लेकिन उसके बाद ये एक संकीर्ण सिद्धांतों वाला राष्ट्रवाद बन करके रह गया। संकीर्ण सिद्धांतों वाला कैसे बन करके रह गया? कि एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जो यूरोपीय शक्तियां थी, उन शक्तियों ने भी अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया साम्राज्यवाद को, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य जो साम्राज्य था उसकी सीमाओं का विस्तार करने के लिए। अब बात कब की आ जाती है? 1871 की। यानी कि 1871 में जो राष्ट्रवाद का गंभीर रूप था यूरोप में, वो कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र में था। कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र में क्या था? एक तो जातीय भिन्नता थी, यानी कि जातीय जो बुनावट थी। आप आगे राजनीति में इसका एक चैप्टर पढ़ोगे, अलग से बताऊंगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से कि जो जातीय बुनावट है वो कैसी होती है। अलगाववाद और बहुसंख्यकवाद जो है, और जो ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा आगे पार्ट में। फिलहाल टॉपिक पर कि बाल्कन के जो कुछ क्षेत्र थे, जातीय भिन्नता तो थी इनके अंदर, और इसमें कुछ क्षेत्र भी थे जैसे आधुनिक बुल्गारिया, रोमानिया आदि। इन क्षेत्रों में क्या था कि जो रोमानी राष्ट्रवाद था, आपको बताया था रोमानी राष्ट्रवाद में क्या था कि संस्कृति वगैरह इन सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। उसी रोमानी राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, इसमें अपना जो विकास का रूप थी वो मजबूत करती हुई जा रही थी। बाल्कन जो क्षेत्र है ये किसके अधीन था? ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। बाल्कन क्षेत्र किसके अधीन था? ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। और बाल्कन क्षेत्र के लोग जो है इससे क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। लेकिन इनकी जातीय जो भिन्नता थी, भाषाओं की जो भिन्नता थी, संस्कृति में इन लोगों में आपस में जो भिन्नताएं थी, ये भिन्नताएं इनकी क्या नहीं हो रही थी? समाप्त नहीं हो रही थी। ओटोमन जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य ने इनमें आंतरिक सुधार करने के लिए, क्या करने के लिए? आंतरिक सुधार करने के लिए और काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उनको ना के बराबर सफलता मिली। लेकिन सफलता क्या हुई? नहीं इनको मिली। इन्होंने कोशिशें बहुत की थी, लेकिन इनको इतनी सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ के लोग ही एक नहीं थे और आज़ादी चाहते थे। अब देखो, बाल्कन क्षेत्र को वो किसी यूरोपीय राष्ट्र जो शक्ति थी उसके चंगुल से आज़ाद होने का प्रयास किया, तो किसी अन्य विदेशी शक्ति ने अधीन कर लिया। अब वो जो लंबा पीछे संघर्ष था, अपने संघर्ष का जो क्षेत्र था, उस संघर्ष के क्षेत्र को क्या करना चाहते थे? देख रहे थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया उन्होंने। किसके लिए संघर्ष शुरू कर दिया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। अब 1914 तक आते थे, कहाँ तक?
1914 तक आते आते ये बाल्कन जो क्षेत्र था यूरोप को किस तरफ ले गया, यूरोप को एक महाविपदा की तरफ लेकर के चला गया। अब महाविपदा कैसी थी, यानी कि यूरोप जो था, यूरोप के सभी राष्ट्रों ने अनेक जो राज्य थे उनमें अपना उपनिवेशीकरण कर रखा था। इस उपनिवेशीकरण, एक बात और ध्यान रखना, नाम आ गया तो आपको बता देता हूं उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश किसे कहोगे आप, यानी कि किसी क्षेत्र पर जब कोई दूसरी शक्ति क्या कर ले, अधिकार कर ले और कानूनी रूप से उसको क्या बना ले, गुलाम बना ले और अपना ही काम उससे करवाए, उसे क्या कहा जाता है, उपनिवेश। यानी कि कानूनी रूप से किया गया अधिकार और अपने कानूनों को उस अपने अधिकृत क्षेत्र पर लागू करना ही क्या है, उपनिवेश है। तो यूरोप के जो उपनिवेशीकरण के आंदोलन थे चारों तरफ विकसित हो गए थे और इन्होंने जो बाल्कन क्षेत्र के जो नागरिक थे, लोग थे, उन्होंने जो अपनी राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट भावना क्या की, विकसित की। और ये भावना उन्होंने विकसित किस लिए की कि हर कोई इनकी राष्ट्रवादी भावनाओं से क्या हो, प्रेरित हो और साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा हो जाए और सभी राष्ट्र क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ये भी फ्रांसीसी क्रांति वगैरह थी, तो इनकी क्रांतियों से क्या थे, प्रेरित थे और अपना एक लंबा संघर्ष जारी करना चाहते थे। तो यूरोप के जितने भी औपनिवेशिक राज्य थे उन सब में भी क्या शुरू हो गया, धीरे धीरे आंदोलन शुरू हो गया। और इसी आंदोलन की वजह से क्या हो गया था, साम्राज्यवाद के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इसी के साथ बाल्कन क्षेत्र के जो राष्ट्रवाद था, इसी के साथ स्वतंत्रता के साथ आपका ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे जल्दी, भूमंडलीकृत विश्व का बनना।